नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे जो कि हरियाणा से सामने आ रही है। हरियाणा से बड़ी खबर है। सूरजकुंड में आंतरिक सुरक्षा को लेकर के चिंतन शिविर भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। सूरजकुंड में 2 दिन तक ये चिंतन शिविर चलने वाला है। चिंतन शिविर में पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कई राज्यों के सीएम गृह मंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। सीएम योगी पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद। शिविर में 8 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बाराबंकी पहुंचे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप के घर उनके बड़े भाई अशोक कुमार सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे। दरअसल गोप के बड़े भाई अशोक सिंह का हार्ट अटैक के चलते कल निधन हो गया था और इस मौके पर अखिलेश यादव के साथ सपा नेता राजेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरी समाजवादी पार्टी गोप परिवार के साथ है। तो वहीं रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को कस्टडी में ले लिया है। आजम खान पर 2019 में दिए गए हेट स्पीच से संबंधित मामला दर्ज हुआ था। आजम खान पर मोदी योगी के खिलाफ अपशब्द कहने और बयान से भावनाएं भड़काने का आरोप था, जिसमें आजम खान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में जो सजा निर्धारित हुई है 3 साल की सजा है। कोर्ट ने धारा 125, 505 और 153 के तहत आजम खान को दोषी करार दिया है और आखिरकार जेल तो जाना पड़ा। 3 साल की कस्टडी है। आजम खान इस समय हिरासत में है कोर्ट की, क्योंकि तीनों धाराओं में जो है उनका दोष सिद्ध पाया गया है। जो उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है उसमें वो सजा है। संदीप भाई किन धाराओं पर? एक है 153 है, एक 505 है और एक लोक प्रतिनिधि अधिनियम है उसकी 125। 3 धाराओं में उन्हें दोषी पाया गया है और इस समय वो हिरासत में है। बाकी जो जजमेंट है वो 3 बजे है। अभी फैसला नहीं, दोष सिद्ध कर दिया गया है और 3 बजे ऑर्डर होगा कि 3 बजे कितनी सजा होगी। इसका ऑर्डर 3 बजे आएगा। क्या उम्मीद है कब तक फैसला सुनाएगी अदालत? 3 बजे। तो वही लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में मरीजों को अब ब्लड टेस्ट की हाईटेक सुविधा प्राप्त होने वाली है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने केजीएमयू लखनऊ के ब्राउन हॉल में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन लगवाई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका लोकार्पण किया। इसके साथ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर विपिन पुरी की मौजूदगी इस दौरान देखने को मिली। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ब्लड बैंक में लगी इस मशीन से खून में बैक्टीरिया, वायरस या फिर किसी भी तरह के पैथोजन की पहचान हो सकेगी और ये बेहद आसान हो जाएगा। मतलब इस मशीन के जरिए अब खून के हर कतरे के खतरे की जानकारी मिलेगी। इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी की ये मशीन अब तक एशिया के किसी भी हॉस्पिटल या चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध नहीं है। इसके संचालन से देश भर के लोगों को सीधे तौर पर लाभ होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इस मशीन के साथ ही केजीएमयू में गुरुवार को थोरेसिक सर्जरी और वैस्कुलर सर्जरी विभाग की शुरुआत भी करते नजर आए हैं। मेरे लिए ये अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि देश के सबसे बड़े चिकित्सा विश्वविद्यालय
में कुछ नई प्रगति के नए आयाम छूते हुए हम सब इसे देख रहे हैं। हम सब अपने व्यक्तिगत जीवन में या सार्वजनिक जीवन में भी देखते हैं। आखिर उन्नति और अवनति क्या है? एक बीज का वृक्ष बन जाना, ये उसकी उन्नति है। लेकिन एक बीज का पड़े पड़े सड़ करके नष्ट हो जाना, ये उसकी अवनति है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया में कीर्तिमान गढ़े। हम लोग जिस परिसर में बैठे हैं, चिकित्सा विज्ञान में जाना पहचाना नाम है। पूरी दुनिया में जहां भी चिकित्सक हैं और आप जब जाते हो बताते हो हम भी जॉर्जियन हैं, तो आपका सम्मान बढ़ता है और आपको सम्मान मिलता है। एक बार आप एवरेस्ट पे चढ़ जाते हो तो उस पे एवरेस्ट पर खड़े रहना और चुनौती है। जाके तिरंगा फहरा के उतर आना तो चलो ठीक है, लेकिन केजीबी परिवार ने यह तय किया है कि वो खड़ा भी रहेगा और तिरंगा लगातार फहराता भी रहेगा। और इस दिशा में नए नित्य नवाचार करना, नए प्रयोग करना। अब आप सोचिए कि जब कोरोना महामारी का काल आया या अन्य कोई बीमारी महामारी आई, तो भारतवर्ष का सर्वाधिक बड़ा ब्लड बैंक हमारे पास है। तो वहीं वाराणसी में ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मामले में राखी सिंह की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 8 नवंबर को अगली तारीख दी है। 8 नवंबर को पोषणीयता को लेकर फैसला आएगा। साथ ही आपको ये बता दें कि हिंदू पक्ष की 3 मांगों को लेकर सुनवाई हुई है। पहली, शिवलिंग की पूजा का अधिकार देने की मांग है। दूसरी, ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग है। तो वहीं तीसरी, परिसर में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगा देने की मांग है। आज के मुकदमे में ऑर्डर 7 रूल 11 पे जो बहस हुई थी, उन सब चीजों पर आज आदेश आना था। दोनों पक्षों का बहस इसमें कंप्लीट हो चुका था, इसमें ऑर्डर आना था। लेकिन माननीय न्यायालय ने थोड़ा बर्डनसम फील करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ रूलिंग्स और कुछ चीजें ऐसी हैं जो पढ़ना है, देखना और उसका परिशीलन करना अभी बाकी है। तो ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय ने 8 तारीख की तिथि तय कर दी है। उस दिन आदेश जो है आ जाना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो 8 तारीख तय हुई है और उस दिन जो न्याय है वो हो जाना चाहिए, जो फैसला है आ जाना चाहिए, ये तमाम अधिवक्ताओं को उम्मीद है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जिक्र भाई दूज का करेंगे। वरिष्ठ जेल अधीक्षक अमिता दुबे की बड़ी पहल के बाद सहारनपुर, मथुरा, कन्नौज, हरदोई समेत कई जिलों में जेल में बंद बंदियों और कैदियों के लिए भैया दूज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दूर दूर से आई बहनों ने जेल में बंद भाइयों को मिठाई खिलाई और शगुन का सूखा गोला देकर माथे पर तिलक भी किया। साथ ही भाई की लंबी उम्र की ईश्वर से कामना की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर, मथुरा, हरदोई और कन्नौज की। तो तस्वीरें आपको 4 दिखा रहे हैं। तासीर पूरे सूबे की समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि न सिर्फ सहारनपुर, मथुरा, हरदोई, कन्नौज में इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, बल्कि सूबे के लगभग ज्यादातर जिलों में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर भाइयों को बहनों से मिलाने के लिए जेल अधीक्षक की तरफ से ये बड़ी पहल की गई थी और पहल के साथ साथ तमाम इंतजामात भी किए गए थे ताकि बंधन के बीच सलाखें ना आए। ईरान के शहर शिराज में हुए हमले पर दुख जताते हुए मौलाना सैफ अब्बास ने पीएम मोदी से अपील की है कि सऊदी हुकूमत के हिंदुस्तान दौरे के दौरान सख्त से सख्त रवैया अख्तियार किया जाए, दहशतगर्दों की फंडिंग पर रोक लगाने की भी बात की जाए। कल जैसा कि अफसोसनाक खबर में सुनने में आई कि ईरान के शहर शिराज में 7वें इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की जो औलाद का रोज़ा था, वहाँ पर 3 दहशतगर्द घुसे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करके 15 लोगों को तकरीबन शहीद कर दिया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है और इसकी जितनी भी मजम्मत करना चाहिए वो कम है। देखिए, मसला सिर्फ इतना है कि अगर आप गौर करें तो कभी पाकिस्तान में शियों को टारगेट किया जा रहा है, कभी अफ़गानिस्तान में, अभी जो अफ़गानिस्तान में कई जुमे
मुसलसल शियों की मस्जिद में और शियों के मदरसे में, जिसमें 40 बच्चे भी शहीद हुए। इस तरीके से हमला किया जा रहा है और ईरान में मुसलसल हमारे जो मोमिनीन हैं उनको शहीद किया जा रहा है। इसकी मजम्मत जो है दुनिया नहीं करती है। रैली में पीएफआई को लेकर के मौलाना शहाबुद्दीन का बड़ा बयान सामने आया। मौलाना ने कहा कि सरकार की ओर से पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के बाद कट्टरपंथी कहीं नए नाम से फिर से संगठन न खड़ा कर लें। इसी चिंता के साथ दरगाह आला हजरत से संबंधित संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विख्यात मुस्लिम रिसर्चर स्कॉलर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 27 सितंबर 2022 को प्रतिबंध लगाकर अच्छा कदम उठाया। भारत के सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों ने हुकूमत के इस फैसले का भरपूर समर्थन किया है। मौलाना ने कहा कि पीएफआई संगठन देश भर में अपनी कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा था। तो पूरे देश में दिवाली के बाद छठ पूजा का महापर्व प्रारंभ हो चुका है। वैसे तो छठ पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होता है, जिसमें सुबह भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है और पारण करके व्रत को पूरा करती हैं व्रतियां। लेकिन छठ पूजा एक दिन नहीं बल्कि 4 दिवसीय उत्सव है। छठ पूजा का महापर्व नहाय खाए से शुरू होता है और समापन प्रातःकालीन सूर्य अर्घ को देकर होता है। इस पूजा के लिए तैयारी दिवाली के पहले से शुरू हो जाती है। छठ पूजा की तैयारी को लेकर हमारे संवाददाता, जनता टीवी के संवाददाता गोरखपुर के धर्मशाला बाजार पहुंचे, व्रत का सामान खरीद रही व्रतियों से बातचीत करी, पुरुषों से बातचीत करी। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ रहा उनसे बातचीत करने के दौरान अनुभव। बिहार से चलकर पूरे उत्तर प्रदेश में आस्था का पर्व छठ के व्रत अब कल सुबह नहाय खाए से शुरू होगा। कुछ महिलाएं, माताएं, बहनें इसको 2 दिन व्रत रखती हैं, कुछ माताएं बहनें 3 दिन व्रत रखती हैं। हम इस समय बाजार में मौजूद हैं। आप देखेंगे यहाँ पे सुपली है, तमाम तरीके की जो छठ में पूजा में इस्तेमाल होता है उसकी खरीदारी यहाँ महिलाएं कर रही हैं और कल से वो नहाय खाए से व्रत शुरू करेंगी। आप देखेंगे कि यहाँ पे तमाम छठ पर्व में जो इस्तेमाल होता है, गरी है, वह कई तरह की नींबू, देखिए बड़े बड़े नींबू हैं, यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं और यहाँ पे खरीदारी शुरू हो गई है। यानी कि कल से जो व्रत शुरू होगा उसके लिए खरीदारी पूरी तरीके से यहाँ पे शुरू हो गई है। आप देखेंगे यहाँ पे रोली है या कई तरह की ये जो छठ पूजा में जो इस्तेमाल होता है वो सभी यहाँ पे देखिए आप लगा हुआ है। लोग यहाँ पे खरीदारी कर रही हैं, यहाँ पे महिलाएं खरीदारी कर रही हैं, पुरुष खरीदारी कर रहे हैं। यानी कि कल से महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इस व्रत को बड़े ही जो है कठिन परिश्रम से रहते हैं, क्योंकि ये 2 से 3 दिन निराजल व्रत रहा जाता है। कुछ भी खाना पीना सब कुछ, यानी कि पानी तक इस व्रत में नहीं पिया जाता है। यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या वो बेच रही हैं और इस छठ व्रत में क्या क्या इस्तेमाल होता है। दादी, यहाँ पे क्या क्या बेच रही हैं आप और कौन कौन सा चीज़ इस्तेमाल होता है? अर्घा के सामान में का बोला कोसिया रहाला, दिया रहाला, कोसा रहाला, अर्घा रहाला, फल रहाला, और का रही चाउर रहाला, दौरा रहाला, चूड़ा रहाला, गन्ना रहाला, अनेकों सामान। तो आपने देखा ये बुजुर्ग महिला हैं जो 40 से 50 साल से यहाँ पे लगातार वो बेचते चली आ रही हैं व्रत का सामान। यहाँ पे आप देखेंगे तमाम महिलाएं हैं जो खरीद रही हैं, खरीदारी कर रही हैं। कल नहाय खाए से ये व्रत शुरू होगा, जो एक कठिन जो है व्रत रहता है। और ये पूरी तरीके से आपको बता दूं कि ये व्रत जो है इस तरीके का व्रत है कि महिलाएं जो है बिना पानी के यानी निराजल 48 से 72 घंटे तक लगातार इस व्रत को रखती हैं। आप यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे, हम पूछेंगे। कल से नहाय खाए से व्रत शुरू हो रहा है, कितनी तैयारी है? बहुत सारी तैयारियां हो चुकी हैं और बस वही हम खरीदने आए थे। कल सूप दौरा, क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं? कल सूप दौरा, फल और नारियल, गागल, ये सब माँ ही मतलब करती हैं, तो माँ को हम लोग सपोर्ट करते हैं। दिल्ली से हम लोग लेके आप जाते होंगे घाट से, सब कुछ करते हैं हम लोग प्रॉपर। मतलब जो भी आस्था का पर्व है उसमें जितना समर्पण हो सकता है वो हम लोग देते हैं पूर्ण रूप से। कितने साल से आप रह रहे होंगे? लगभग मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं
15 साल से ये चीज़ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। माता जी और पहले से रहती होंगी? हाँ, मम्मी भी बहुत टाइम से करते आ रही हैं, तो 20 साल लगभग मान सकते हैं आप, है ना। हर एक साल हम लोग इसी भाव से, इसी समर्पण के साथ पूजा पाठ करते हैं। बस यही है, आप सबको भी छठ पर्व की महाशुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, जनता टीवी की तरफ से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जो है माता जी की जो इतनी कठिन व्रत रहता है आप लोग रहते हैं, तो उसको लेके जनता टीवी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पूरी तरीके से सारा छठ मैया की जो पूजा होती है उसकी पूरी यहाँ पे जो है सामान जो है आप यहाँ पे देखिए बिक्री हो रही है। यहाँ पे सुपली है, तमाम तरह की जो वस्तु इस्तेमाल होता है, जो पूजा में इस्तेमाल होता है, वो यहाँ पे जो है महिलाएं खरीदारी शुरू कर दी हैं। कल से नहाय खाए से यह व्रत शुरू होगा। आपको बता दें कि आने वाले 72 घंटे यानी कि 30 तारीख की शाम को जो है सूर्य जब डूबता है तब वो व्रत रखा जाता, अर्घ दिया जाता है, और फिर सुबह सूर्योदय के समय अर्घ देकर महिलाएं जो है इस व्रत को समाप्त करती हैं। गोरखपुर से सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। तो वहीं रुख अब गाजियाबाद का भी करेंगे, जहां पर हिंडन नदी छठ घाट पर महापर्व मनाने की तैयारी प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से की जा रही है। सफाई व्यवस्था धरातल पर अब कैसी है, उस अपडेट के साथ आपको बताएंगे, क्योंकि इस मौके पर तमाम अधिकारी भी, सफाई कर्मचारी, अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान हमारे संवाददाता भी यहां पर मौजूद रहे। जो पानी में घास यानी कि जलकुंभी हो जाती है, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो तेजी से चल रही है। हालांकि कल से नहाय खाए शुरू हो जाएगा, पर्व की शुरुआत है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए वो अभी नजर नहीं आ रही हैं। लीपा पोती जैसा लग रहा है। देखिए, इस वक्त मौजूद हैं हम गाजियाबाद के हिंडन छठ घाट पर, जहां पर छठ घाट की पूजा की तैयारियां शुरू की गई हैं। यहां पर मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं कि यहां पर प्रोग्राम चल रहे हैं, सफाई दुरुस्त की जा रही है। जो छठ की पूजा करने वाले लोग हैं वो यहां पर आए हुए हैं। यहां पर जनरल वीके सिंह, मेयर, नगर आयुक्त और यहाँ के डीएम और एसएसपी भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आने वाले हैं, छठ घाट का निरीक्षण करने वाले हैं। यहाँ पर सफाई व्यवस्था की अगर बात की जाए तो हमारे साथ नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश कुमार भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं, सर क्या तैयारियाँ की जा रही हैं और क्या क्या यहाँ पर सुविधा अब तक दी गई हैं छठ घाट को? माननीय महापौर और नगर आयुक्त महोदय के दिशा निर्देश पे पिछले 1 सप्ताह से हम लोग लगातार यहाँ काम करा रहे थे, और बेसिकली जो है हमारी इसमें साफ़ सफाई की व्यवस्था जो है अभी भी चल रही है। और पानी जो है इस बार थोड़ा देर से छोड़ा गया है, तो जिस कारण से बार बार जलकुंभियाँ जो है किनारे पे आ जा रही हैं, जिस कारण से उसको बार बार साफ़ कराना पड़ रहा है। और हमारी जो है सिविल डिपार्टमेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे कार्य ऑलरेडी कर रहा है। जलकल डिपार्टमेंट भी मुस्तैद है पूरा। अभी पाइपलाइन यहाँ पे पानी की बिछाई जाएगी। शौचालयों की व्यवस्था पूर्व की भांति रहेगी, यहाँ पे पानी के टैंकर्स रहेंगे, और यहाँ पे डस्टबिन्स भी रखे जा रहे हैं। और जो है श्रद्धालुओं के अगर उनको चेंजिंग रूम के लिए भी व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। तो हम लोग पूरी जो टीम है नगर निगम की वो मुस्तैद है, और आने वाले पर्व जो 30-31 में होगा उसके लिए हमने जो है दिन रात जो है अपने कर्मचारी अधिकारियों की जो है वो ड्यूटीज़ भी लगा रखी हैं, और 24/7 जो है वो ड्यूटीज़ पे रहेंगे। और व्यवस्थाएं जो हैं हम लोग लगे हुए हैं कि इस पावन पर्व को जो है धूमधाम से बहुत अच्छी तरह जो है श्रद्धालुओं द्वारा मनाया जाए और उन्हें किसी भी लेवल पे कोई समस्या ना हो। सर पानी गंदा है, उसको स्वच्छ करने के लिए, और या जो लोग इससे बैक्टीरिया के शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग जो अंदर जाते हैं श्रद्धालु, उनके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? इसमें बेसिकली मैं कहना चाहूँगा कि पानी जो है ये पीछे से ही आता है, और इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी से संयुक्त समितियां बन के जो हैं इसमें जागरूकता अभियान चला के, और बाकी और भी चीज़ें प्रोसेस में हैं जो कि इसको साफ़ करने की चल रही हैं। और अभी जैसे ही इरिगेशन डिपार्टमेंट इसमें और पानी छोड़ेगा तो इसकी जो है स्वच्छता और बढ़ेगी, और जो इसका ढलान है वो आगे की तरफ है, तो जब पानी बह के जाएगा तो आपको कल तक दिखेगा कि पानी आने के बाद से काफ़ी स्वच्छ हो चुका होगा, और हमारी ऐसी उम्मीद है। देखिए, ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश कुमार, जो खासकर भी घाटों पर निरीक्षण कर रहे हैं, और जो धरातल पर कार्य होने चाहिए नगर निगम की तरफ से उसको भी कर रहे हैं। हालांकि अगर पानी देखा जाए तो अभी छठ घाट पर हिंडन पे पानी गंदा है, और कहीं ना कहीं गंदगी का अंबार जगह जगह लगा हुआ है। हालांकि हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि कुछ स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे भी थे, स्वास्थ्य कर्मचारी ऐसे भी थे जो पॉलीथीन को, पिन्नी को हिंडन नदी के अंदर ही फेंक रहे थे, या कुछ है ना कूड़े को भी अंदर फेंक रहे थे। ऐसा भी सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य अधिकारी का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर ऐसा कोई सफाई कर्मचारी ऐसा पाया जाता है तो उसके सुपरवाइजर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, पानी की अगर बात की जाए
तो यहाँ हर साल लाखों लोग श्रद्धालु यहाँ पर छठ घाट पर छठ पूजा को मनाने के लिए आते हैं, लेकिन हर साल यहाँ पर सफाई करनी पड़ती है। एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि हर साल इतनी सुविधा करने के बाद भी हालांकि इसकी पूरे साल कोई सुविधा नहीं ली जाती, उसकी कोई सुध नहीं ली जाती, जिसकी वजह से इसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब ऐसे में सुनिश्चित करना होगा नगर निगम को कि आने वाले वक्त में ये घाट ऐसे के ऐसे ही सौंदर्यकरण में रहें, ऐसे ही सुंदर रहें, ताकि लोग एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर इसे इस्तेमाल कर सकें। बने रही जनता टीवी के साथ हैदर अली संवाददाता गाजियाबाद। यहाँ पे घाट का निर्माण जब मुलायम सिंह का शासन था उस समय में पहला बार छठ घाट बना था सुरेंद्र कुमार मुन्नी के द्वारा। इसके बाद जब अजय शंकर पांडे यहाँ पर नगर आयुक्त थे तो उन्होंने इसका थोड़ा सा विस्तार करवाया था जब बसपा की शासन थी। जब से बीजेपी की सरकार आई है, आप हिंडन में घुमा करके देख लीजिए, एक भी कोई भी आदमी इसकी सफाई नहीं करता। कुछ सफाई कर्मचारी आएंगे और वो सफाई करेंगे, यहाँ जनरल साहब और बाकी अधिकारी और नेता लोग आएंगे जो सिर्फ फ़ोटो खिंचवा लेंगे। सही मायने में जो सफाई कर्मचारी है उसके फ़ोटो खींचे जाने चाहिए,